हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय संविधान की सीरीज चल रही है। अभी तक अपने ने भारतीय संविधान की सीरीज में भाग तीसरे तक पहुंच गए हैं। अपने ने भाग 1 को देख लिया है जिसमें भारत के संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 को देखा है जिसमें भारत की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। और भाग 3 जो अभी फिलहाल हमारा चल रहा है, मौलिक अधिकारों से संबंधित हमारा भाग चल रहा है, जिसमें हमने पहले मौलिक अधिकार के भाग पहली जो वीडियो थी उसमें अपने ने देखा था, अपने ने समानता के अधिकार को देखा था और उसके अलावा आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 को भी देखने की कोशिश की थी। आर्टिकल 12 में आपको बताया गया था कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया था। आर्टिकल 13 आपको यह बताता है कि कैसे फंडामेंटल राइट के अल्पीकरण को रोका जा सकता है। आर्टिकल 14 समानता में समानता का अधिकार, समानता के अधिकार से स्टार्ट होता है, ठीक है। आर्टिकल 15 आपको बोलता है कि केवल धर्म, भाषा, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश आदि के आधार पर क्या नहीं किया जा सकता है, भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 आपको बोलता है कि लोक नियोजन के संबंध में समता का अधिकार देता है, यानी कि यह बताता है आपको कि जब भी सरकारी नौकरी होगी तो उसमें आपको समानता का अधिकार, हालांकि अपने कुछ उसके अपवाद हैं जो एसटी, एससी और ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाता है वो। उसके बाद में आपने 17 जो आर्टिकल देखा था वो अस्पृश्यता के अधिकार से संबंधित देखा था, और आर्टिकल 18 जो देखा था अपने ने वो उपाधियों के अंत से संबंधित आर्टिकल को देखा गया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो इस पूरे फंडामेंटल राइट का भी फंडामेंटल राइट जिसको बोलते हैं अपने, या इसको आम भाषा में अगर अपने बोले तो मौलिक अधिकारों में भी ये मौलिक अधिकार है। यानी कौन सा अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार से स्टार्ट कर रहे हैं। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के अंतर्गत जो आपका फंडामेंटल राइट है उसमें स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मिलित किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार को देखेंगे और अपने देखते हैं कि यहां से वहां घूम लेते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ भी किसी को भी कुछ बोल रहे हैं, या सोशल मीडिया पे अपने जो फोटो शेयर कर पा रहे हैं, या फिर अपने विचार रख पा रहे हैं सोशल मीडिया पे, अपने किसी भी को भी अपने नेताओं को कुछ भी बोल पा रहे हैं, तो किस अधिकार से बोलना चाह रहे हैं? एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, तो अपने को कोई रोका टोके नहीं है, तो वो किस आधार पर, किस अधिकार के आधार पर हमको दे रखा है, ठीक है। तो इन सारे अधिकारों को अपने समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। पहला है आर्टिकल 19 को देखने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? आर्टिकल 19 स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है और भारत देश आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। पहली स्वतंत्रता बोलता है आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब वाक यानी कि क्या? ये बोलना है ना, ये जो वीडियो बना रहे हैं, ये बोलने की जो स्वतंत्रता है आपकी, ये स्वतंत्रता देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। वाक की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक की स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही सम्मिलित है आपकी प्रेस की स्वतंत्रता। जो भी आपके जितने भी प्रेस चल रहे हैं, जितने भी, या प्रिंटेड प्रेस हो या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जो आपके जो प्रेस की अधिकारिता दे रहे हैं, वो सारी अधिकारिता, मतलब समाचार पत्रों से लेकर एक व्यक्ति किसी को भी कुछ भी बोलता है, वो वाली स्वतंत्रता। और उसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब किसी का विरोध करना है तो काले झंडे दिखाना है, किसी से बात नहीं करना है तो चुप रहना है। जैसे जो शादीशुदा ये लोग वीडियो देख रहे होंगे, बीवी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत अच्छे से क्या करती है, उपयोग करती है। जैसे बीवी अगर बुरा मान गई है, आपकी बीवी अगर आपकी बुरा मान गई है, या आपकी बाबू सोना अगर आपका बुरा मान गई है, तो क्या करेगी? हाँ, जाओ बात नहीं करना मेरे को। क्या नहीं करेगी? जाओ बात नहीं करना मेरे को, ठीक है। ऐसा करती है तो अभिव्यक्ति कर रही है, मतलब वो चुप रह रही है, तो चुप रहने का अधिकार भी देता है आपको, ठीक है। फिर काले झंडे दिखा रहे हैं आप, तो आपको काले झंडे का अधिकार भी है। किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो तो बोल नहीं रहे हो तो वो भी आपका अधिकार है, यानी आपको चुप रहने का अधिकार भी भारत का आपका आर्टिकल देता है। अभिव्यक्ति का अर्थात आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको बाबू सोना से ज्यादा अच्छा समझ में आता है, बीवी से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। वाक्य की स्वतंत्रता, एक आम आदमी, एक बिल्कुल छोटा से छोटा, गरीब से गरीब व्यक्ति, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, कोई सा भी व्यक्ति हो, कोई सा भी धंधा करने वाला, आज यहां पर भारत में इतना बड़ा लोकतंत्र है कि भारत के प्रधानमंत्री को भी कुछ भी बोल देता है, या फिर आप देखते हैं नरेंद्र मोदी जी को अक्सर लोग कुछ भी बोल देते हैं, या राहुल गांधी जी को अक्सर कुछ भी बोल देते हैं। तो इतने बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति हैं और उनको आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो इस प्रकार की स्वतंत्रता आपको किसी भी देश में नहीं मिलेगी। हालांकि ये वाली जो स्वतंत्रता है, वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वहीं तक स्वतंत्रता है आपकी रहेगी जहां पर किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं हो रहा है। आपने कुछ बोला, मतलब वाक्य की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि आप किसी को भी गाली दे दें, ठीक है। तो वाक्य की स्वतंत्रता जब तक की निश्चित है, जब तक किसी का दूसरे के व्यक्ति का अपमान नहीं हो रहा है, किसी दूसरे से रिश्ते खराब नहीं हो रहे हैं, तो वहां तक आपकी वाक्य स्वतंत्रता आपकी मिलेगी, मतलब आपकी बोलने की स्वतंत्रता है।
और जैसे ही आपने किसी को कुछ गलत बोला तो वहां पर आपकी बोलने की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, ठीक है, अभिव्यक्ति में भी वहीं तक सीमित है जहां तक दूसरों को कुछ हानि नहीं पहुंच रही है, दूसरों को कुछ क्षति नहीं पहुंच रही हो, वहां तक ही क्या कर सकते हैं आप, किसी भी चीज को अभिव्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मौन रहने की स्वतंत्रता भी आपकी सम्मिलित है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगला क्या बोलता है, 19 का बी क्या बोलता है, बिना हथियारों को एकत्रित होने, मतलब निरायुध, बिना किसी हथियारों के आप क्या कर सकते हैं, किसी भी जगह पर एकत्रित हो सकते हैं। कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है, जैसे धारा 144 लगी हुई है, या फिर जैसे कोरोना का समय जो था उस समय आप एकत्रित नहीं हो सकते थे। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस के अलावा बिना हथियारों के एकत्रित होने का, सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार, मतलब आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे लोग एकत्रित हो सकते हो किसी विशेष कार्य के लिए, और उस विशेष कार्य में आप सभा कर सकते हो, मतलब मीटिंग कर सकते हो, आप सम्मेलन कॉन्फ्रेंस कर सकते हो। तो सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार है, लेकिन आप पता चल रहा तलवारें लेके निकल गए हैं, ठीक है, बंदूकें लेके निकल गए हैं, लाठियां लेके निकल गए हैं, ठीक है, तीर बाण लेके निकल गए हैं, तो ऐसा करने का आपको अधिकार नहीं है। आपको सभा एवं सम्मेलन करने का अधिकार दिया है भारत में, लेकिन आपको बिना हथियारों के क्या करना है, सभा एवं सम्मेलन करने ही है। ठीक है, इस सभा एवं सम्मेलन में क्या होना चाहिए, इसी जगह पे करने चाहिए जो निर्धारित कर दी गई है। जैसे आपको दिल्ली में जाओगे तो वहां पे फिक्स है आपको क्या, रामलीला मैदान में जाके क्या करना, जैसे अन्ना हजारे जी ने भी एक इतना बड़ा आंदोलन को लीड किया बहुत लंबे समय तक, तो उस इतने बड़े आंदोलन को लीड करने के पीछे उनका कारण क्या था, ठीक है, आपका जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, तो ऐसा तो नहीं किया था अन्ना हजारे जी ने कि क्या रोड पे ही बैठ गए, ऐसा नहीं किया था। तो मतलब ट्रैफिक व्यवस्थाएं क्या नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था में बाधित नहीं होने चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, बिना हथियारों के एकत्रित हो सकते हैं, सभा एवं सम्मेलन का है अधिकार है, लेकिन ये अधिकार आपको जब तक ही मिलेंगे जब तक आपके अधिकार पूरे हो रहे हैं, दूसरों को अधिकारों को क्षति नहीं पहुंच रही हो। ठीक है, अगला है आपका संघ, संगठन और समिति एवं कंपनी फर्म बनाने का अधिकार। जितने भी आप संघ बना रहे हो, जितने भी आप संगठन बना रहे हो, जितने भी आप समितियां बना रहे हो, छोटी मोटी समितियां बना लेते हैं, ठीक है, सामाजिक समिति बनाते हैं, कुछ कार्य करने के लिए अलग समितियां बना लेते हैं, सहकारी संगठन बना लेते हैं, कंपनियां बनाते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, अडानी ग्रुप हो गया, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हुई है। तो ये कौन से अधिकार के तहत दी गई है, कोई सी फर्म बनाने का जो अधिकार दे दिया गया है, अलग अलग प्रकार की फर्म बना दी है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड बना दिया है, सहकारी संगठन बना दिए हैं। तो ये सारे संगठन बनाने का अधिकार आपको कहां से मिलता है, तो आपको आर्टिकल 19 का सी देता है, आपको सभा बनाने का, संघ बनाने का, संगठन बनाने का, फिर कंपनी बनाने का अधिकार आपको, और राजनीतिक पार्टियां, जितनी भी आप राजनीतिक पार्टियां देख रहे हो, बीजेपी, बीएसपी, एसपी, सपा, समाजवादी पार्टी, फिर नीचे एआईएमके, और नीचे जितनी भी आप पार्टियां देख रहे हैं, ये सारी पार्टियां जो बनाई जा रही है, ये कौन से आधार पे बनाई जा रही है, तो ये आपका आर्टिकल देता है संघ बनाने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, समिति, कंपनी, फर्म एवं राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार। मतलब अगर आप कोई भी आम व्यक्ति हैं और आप अगर कोई राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं, जैसे आम आदमी पार्टी ने बनाई, आम आदमी पार्टी ने क्या किया कि पहले भ्रष्टाचार के लिए एक आंदोलन किया, और आंदोलन में उसके जाने के बाद में उनको पता चला कि नहीं, बाहर से कुछ भी करके नहीं होगा पूरा, तो उन्होंने क्या किया, फिर एक पार्टी बनी, पार्टी को दिल्ली में जीत लाई, और फिर कुछ उन्होंने परिवर्तन करने के हिसाब से कार्य की। तो क्या किया, संघ, संगठन बनाने का अधिकार, समिति बनाने का, फर्म और राजनीतिक क्या आपका राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार भी आपको यह आर्टिकल 19 का सी देता है। ठीक है, लेकिन आप ऐसी संघ या संगठन नहीं बना सकते, ऐसी समिति नहीं बना सकते जो क्या हो, या तो देश विरोधी काम कर रहे हो, जैसे अभी हाल ही में बैन कर दिया गया है पीएफआई को। किसको बैन कर दिया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया है। तो किस आधार पर किया गया है कि वो भारत के अंदर रहकर भारत के विरुद्ध कुछ गतिविधियों में सम्मिलित थे। ठीक है, आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हो जाते हैं कोई संगठन, तो उसके आधार पर भी क्या किया जा सकता है, उन संगठन को अवैध घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार के आप संगठन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अबाध्य रूप से घूमने का, मतलब कभी इंदौर हो, कभी उज्जैन हो, कभी बंबई हो, कभी दिल्ली हो, कभी तिरुवनंतपुरम हो, तो कभी आप गुवाहाटी हो, इस पूरे बड़े भारत में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कहीं पे भी घूम रहे हैं आप। कहां, आज दिल्ली तो बॉम्बे, तो कहीं पे भी घूम रहे हैं। तो किस प्रकार से घूम रहे हैं, आपको कोई रोक टोक है क्या? नहीं, आपके जेब में पैसा होना चाहिए, खर्च करने के लिए, रहने के लिए स्थान होना चाहिए, तो आप कहीं पे भी भारत में किसी भी क्षेत्र में घूम सकते हैं। तो अबाध्य रूप से, किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। यही ऐसा तो नहीं है कि मध्य प्रदेश के इंदौर से आपको उत्तर प्रदेश के लखनऊ जाना है तो कोई वीजा लेना पड़ रहा है, नहीं, अबाध्य रूप से अगर आप जा सकते हैं तो जा सकते हैं। तो अबाध्य रूप से संपूर्ण भारत में आपको क्या करने का अधिकार है, आपको घूमने का अधिकार है। पूरे क्या करना है, घूमने का। संचरण का अर्थ होता है घूमने फिरने का अधिकार, एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का अधिकार है आपको। ठीक है, तो वो अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है, लेकिन
ये अधिकार तब तक ही है, सार्वजनिक जगह पर आ जा सकते हो। ऐसा नहीं कि कल से आप मेरे घर में, आपने तो बोला है सर आपने पढ़ाया है 19 का डी, कल आप मेरे घर आके टिक टिक बजाओ, सर आपके घर का रूम देखना है मेरे को कैसा है, देखते हैं हम। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो मतलब कहां पर घूम सकते हो? सार्वजनिक जगह पे घूम सकते हो, क्योंकि आगे आर्टिकल 21 बोलता है राइट टू प्राइवेसी, तो निजता का अधिकार भी है भाई साहब। तो किसी की निजता का उल्लंघन हो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? तो अबाध रूप से घूमने फिरने का अधिकार है, लेकिन उन जगहों पे नहीं जा सकते हैं जिससे किसी की निजता का हनन होता है, राइट टू प्राइवेसी का हनन हो सकता है। या फिर आप ऐसे एरिया में नहीं जा सकते, सर हमको तो सेना का कैंट देखना है, कैंट एरिया में कैसे रहते हैं कैसे नहीं रहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लगती है भाई साहब। ठीक है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे आप जाके बोल दो कि नहीं हमको इसरो में जाके देखना कि अग्नि 5 मिसाइल कैसे बन रही है, सब इसे देख के आएंगे हम, चलो देख के पता चला आएगा, हमारा तो अधिकार 19D दे रहा है हमको, क्या अबाध रूप से संचरण करने का अधिकार इधर उधर। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। आप वहीं जा सकते हो जो सार्वजनिक स्थान है जहां पर आ जा सकते हो, किसी की निजता का आनंद नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस जगह पर आप घूम नहीं सकते हो। ठीक है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में आ जा नहीं सकते हो। ठीक है, उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते हो जो SC ST के लिए क्या किया गए हैं, SC ST के लिए क्या गए हैं, निर्धारित कर दिए गए हैं। जैसे एक आपको अंडमान एंड निकोबार में एक सेंटनलीज करके एक आपकी क्या है जनजाति है, वो आज भी आदिम जनजाति की तरह रहती है। तो वहां पे उन्होंने पूरी दुनिया से बहुत अलग थलग क्या कर रखी है, एक दुनिया बसा रखी है, वहां पे कोई आता जाता नहीं है। तो एक भाई साहब आए थे पत्रकार, गए तो उनको काट के खा गए, वो ना मार दिया उनको। तो ऐसी जगह नहीं जा सकते जो ST SC के लिए क्या कर दी गई है, ST SC के लिए उनकी जो संस्कृति है उनको बचाने के लिए निर्धारित कर दी गई है, तो वहां पर आप जाने से बचो। ठीक है, अगली क्या है, किसी भी क्षेत्र में बस जाने का अधिकार, स्थायी रूप से और अस्थायी रूप से। अभी महाकाल लोग बहुत चर्चा में भाई साहब, उज्जैन। ठीक है, तो आप रहते हैं मान लो दिल्ली से आप जाना चाहते हैं उज्जैन, तो आने जाने का अधिकार तो है, लेकिन आपको पता चला कि चलो अब स्टे क्या करना है, तो पता चला धर्मशाला में स्टे कर लें, चलो होटल में स्टे कर लेंगे। तो रुकना का स्थायी रूप से या अस्थायी? अस्थायी रूप से रुके, 8 दिन रुके, 10 दिन रुके, हरे रामा हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। इतना मन लग गया उज्जैन में कि आपको दिल्ली जाने की इच्छा ही नहीं हो रही। पहले अस्थायी रूप से दिखे, 10-15 दिन 20 दिन अस्थायी रूप से रुक गए, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि भोले बाबा को छोड़ने की इच्छा ही नहीं हो रही है भैया आपकी, इतने प्यारे हैं हमारे भोले बाबा। ठीक है, और महाकाल लोग इतना प्यारा है, तो आप क्या करोगे, अब तो मेरे को दिल्ली नहीं जाना, मेरे को उज्जैन ही रुक जाना, तो क्या करना हो, स्थायी रूप से। तो दिल्ली से आप कहां चल के आ गए भैया, उज्जैन आ गए, तो आप क्या कर रहे हो, स्थायी। पहले आपने क्या किया, अस्थायी रूप से रुके भाई साहब, फिर आपने क्या स्थायी रूप से रुक जाते हैं, क्या कर लेते हैं, स्थायी रूप से रुकने का क्या, बस जाने का अधिकार। तो भारत के किसी भी क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने का अधिकार, वहां पर स्थायी और अस्थायी रूप से क्या करने का अधिकार है, आपको बस जाने का अधिकार। यह पहले आपको अधिकार जम्मू कश्मीर के कंटेस्ट में नहीं था, लेकिन 2019 में क्या कर दिया गया, 370 को खत्म कर दिया गया, फिर 35A वगैरह को सबको खत्म कर दिया गया, और वहां पर भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ का कोई भी अपने इस साइड का क्षेत्र का लोग, MP का, UP का, बिहार का, कहीं का भी क्षेत्र का व्यक्ति जो क्या कर सकता है, वहां पर जाके क्या कर सकता है, रह सकता है, वहां पर स्थायी और अस्थायी रूप से क्या कर सकता है, निवास कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, लेकिन आप उन क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं जो ST SC के लिए क्या कर दिए गए हैं, पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं कि ये ST SC क्षेत्र हैं और उनकी संस्कृति को बचाने के लिए निर्धारित कर दिए गए हैं। और आप जाके बोलो कि नहीं हम तो सेंट्रली जनजाति के लोगों के साथ में जाके रहेंगे, तो ऐसे लोगों के साथ में मतलब वहां वाले क्षेत्रों में जाके आप क्या नहीं कर सकते हैं, स्टे नहीं कर सकते हैं, रह नहीं सकते हैं, स्थायी और अस्थायी रूप से वहां पे नहीं रह सकते हैं। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अर्जन करने का अधिकार भी दिया था आपको फंडामेंटल राइट के अंतर्गत, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 19(6) में दिया गया था, यानी कि 19F में दिया गया था ये वाला आपको अधिकार। लेकिन क्या किया गया कि भारत में जब जैसे जैसे भारत विकास करने लगा तो क्या हुआ, अब मान लो एक्सप्रेसवे निकल रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निकल रहा है और वहां पर मेरे बीच में जब जमीन आ गई, अब जमीन आ गई तो मेरी तो संपत्ति का दे रहा भाई साहब, मैं तो मेरी सरकार को जमीन नहीं दे रहा हूं। सरकार को बोलो कि उधर 5 किलोमीटर दूर से जाके उधर मुंह ले ले और उधर से निकल जा। आगे वर्मा जी बोले नहीं, राजस्थान में मेरी भी जमीन है, हरियाणा में मेरी भी जमीन है। जाट साहब बोले क्या नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे तो पुरुषों की हजारों मतलब 10 पुश्तों की जमीन है मेरी, मैं नहीं दूंगा। तो ऐसी बहुत सारी स्थितियां खड़ी होने लग गई थी पहले। तो क्या किया गया, सरकार ने क्या कर दिया, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। क्यों हटा दिया, क्योंकि क्या हो रहा था कि ये भारत के विकास में क्या कर रहा था, बाधा उत्पन्न कर रहा था भाई साहब। भारत के विकास में बाधा उत्पन्न कर रहा था, तो भारत के विकास में जो जो चीजें बाधा उत्पन्न कर दी है उसको हटा दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को भी हटा दिया गया। और सरकार क्या करती है, अब जो भी चीजें, जैसे मान लो जहां से हम आज हमारा स्टूडियो से हम क्या कर रहे हैं कि यहां से शूट कर रहे हैं और हम बोले कि नहीं
कल से सरकार आकर यहाँ पर बोल दे कि यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, बड़ा सारा एयरपोर्ट बनाने वाले भाई साहब, तो आप क्या करो, ये सारी जगह हटाओ, यहाँ पे तोड़फोड़ करेंगे आप और हम क्या करेंगे, यहाँ पर एयरपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बोले, हम बोल दे कल से नहीं हमारा स्टूडियो भाई साहब, हम तो यहीं से यहीं बनाते हैं, यहीं से हमारा तो बिल्कुल पावन स्थल है, यहाँ को नहीं छोड़ सकते। तो ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब। सरकार ने क्या कर दिया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया और इसको कानूनी अधिकार के अंतर्गत रख दिया, आर्टिकल 300 क के अंतर्गत रख दिया। तो संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है और इसे कानूनी अधिकार के तहत 300 क के तहत रख दिया गया है भारतीय संविधान में। इसको हटाया कब गया था, तो 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के द्वारा 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया था। दो संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है पूरे भारतीय संविधान में, एक 42वां संविधान संशोधन और एक 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 44वां संविधान संशोधन। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है भाई साहब। ठीक है, फिर क्या है, जी क्या बोलता है, 19 का जी क्या बोलता है भाई साहब, 19 का जी ये बोलता है कि किसी भी व्यवसाय को अब क्या करा भाई साहब, क्या करा है आपने, कहीं पर रह गए हैं, बस गए, उज्जैन में आ गए भाई साहब, कोई व्यक्ति आए उज्जैन में आकर बस गए, अब क्या करेंगे भाई साहब, तो खाने को चाहिए ना, पेट मांगता है खाने को, भक्ति से थोड़ी ना काम चलता है भाई साहब। तो अब क्या करना है, पेट खाने को मांग रहा है तो कुछ ना कुछ व्यापार करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ व्यवसाय करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वृत्ति यानी पैसे को धारण करना पड़ेगा आपको। तो किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हैं, वृत्ति कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं या पैसा कर सकते हैं, लेकिन सरकार क्या कर सकती है, इनमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। कुछ व्यापार कर रहे हैं तो हर प्रकार का व्यापार नहीं कर सकते, आप तो कल से बोल लो कि नहीं मैं तो तोप बनाऊंगा यहाँ पे, तो उससे भारत सरकार की स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। आप तो बोल दो कि नहीं, जैसे एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, वो भी हवा आसमान में क्या छोड़ती है, आपके अंतरिक्ष में यान छोड़ती है, तो आप भी बोल दो कि मैं भी अंतरिक्ष में यान छोड़ने की क्या बना दूं, मैं भी आपको क्या कर दूंगा, ऐसी कंपनी बनाऊंगा। तो इस प्रकार की चीजें करने के लिए आपको भारत सरकार से स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तभी उन प्रकार के व्यवसाय को धारण कर सकते हो। अब आप डॉक्टर नहीं हो और सुई लगा रहे हो फटाफट, अरे आती है मेरे को तो, लेकिन आपके पास डिग्री नहीं है, तो सरकार क्या कर सकती है, किसी भी पैसे को धारण करने के लिए क्या कर सकती है, आपके लिए कुछ डिग्री की मान्यता दे सकती है कि किस फलानी चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद में ही क्या कर सकते हैं आप इस चीज को आप क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। जैसे बिना इंजीनियर, बिना सिविल इंजीनियर बने आप, या बिना कंप्यूटर इंजीनियर बने आप कंप्यूटर बना रहे हैं या फिर ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसके लिए उसकी डिग्री की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऐसी डिग्री की क्या कर सकता है सरकार, क्या कर सकती है, वैधता धारण कर सकती है। सरकार बोल सकती है ये होगा तो ही कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। इसको बिल्कुल इजी तरीके से समझना है तो कुछ भी नहीं। देखो आर्टिकल 19 क्या बोलता है, आर्टिकल 19 ये बोलता है कि देखो मैंने क्या किया, मैं आया और मैंने कुछ बोलना चालू किया, तो आसपास से बहुत सारे लोग गुजर रहे थे, उन्होंने क्या, चलो वाह क्या मस्त बोल रहा है, तो बहुत सारे लोग एकत्रित हो गए। क्या हो गए, एकत्रित हो गए। तो मेरी बोलने की आजादी थी, मेरे से बोलने से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए और एकत्रित हुए। फिर मैंने बोला चल एकत्रित हो गए, तो एकत्रित होकर मैंने क्या कर लिया, सभा सम्मेलन कर लिया था मस्ती से, और आगे क्या योजना बनानी, क्या योजना नहीं बनानी है। तो हमने क्या किया, सभा एवं सम्मेलन कर लिया, मस्ती से सम्मेलन किया। अब क्या किया, अरे यार सभा सम्मेलन से अपना मन नहीं चल रहा, अब सभा सम्मेलन से अपना मन नहीं कर रहा है, तो ये सभा होती रहे ऐसा कुछ काम कर ले। तो अपने क्या कर लेते हैं, एक संघ बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं भाई साहब। तो क्या किया, हम सारे लोगों ने, मैंने बोला, लोगों ने सुना, फिर हमारी बीच में वार्तालाप हुई, तो हमने क्या, संघ बना लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक संगठन बना लेते हैं, ताकि डेली बेसिस पे उसमें योजनाएं होती हैं। फिर क्या हुआ, अब संगठन तो बना लिया भाई साहब, यार एक जगह से मजा नहीं आ रहा, तो अब क्या करेंगे, अपने घूमने जाएंगे। अब क्या किया आपने, घूमने चले गए एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से क्या चले गए अपने, एक जगह से दूसरी जगह अपने घूमने जा रहे हैं भाई साहब, एक जगह से दूसरी जगह घूमने जा रहे हैं, घूमने चले गए भाई साहब। अब क्या हुआ, एक जगह मस्त लग गई अपने को, तो वहां पे अपने ने थोड़े दिन रुके, मस्त लगा, अच्छा लग रहा है। फिर अब क्या किया आपने ने, वहीं पर क्या हुआ, स्थायी रूप से रुक गए। अब थोड़े दिन, बहुत दिन हो गए यार, अच्छा लग रहा है, आप यहीं रुक जाते हैं। तो स्थायी या अस्थायी रूप से आपको वहां पे बस जाने का अधिकार। अब स्थायी अस्थायी रूप से रुक गए, ठीक है, संपत्ति का तो खत्म कर ही दिया है। ठीक है, उसके बाद मतलब संपत्ति ग्रहण तो कर सकते हो, लेकिन सरकार कभी भी छीन सकती है आपसे। ठीक है, चलो तो फिर क्या है, आपको फिर क्या है, पेट खाने को मांगता है साहब, पेट खाने को मांग रहा है, तो क्या करेंगे, अपने व्यवसाय या वृत्ति धारण करेंगे, कुछ पैसा धारण करेंगे, और वो क्या करेंगे, अपना पेट को पालेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको आर्टिकल 19 पूरा। ठीक है, यह पूरा एब्सोल्यूट नहीं दिए गए हैं, कोई से भी आपको जो अधिकार दिए गए हैं उनको तर्क संगत रूप से क्या किया जा सकता है, उस पर रोक लगाई जा सकती। ठीक है, अब आर्टिकल 20 के बारे में देखते हैं। अब आर्टिकल, ये स्वतंत्रता दे दी, अब स्वतंत्रता दे दी तो भाई साहब आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया, आपने कुछ दोष कर दिया। क्या कर दिया, आपने कुछ दोष कर दिया। इतने सारी स्वतंत्रता देख के क्या होगा, भावुक हो गए, बोलने की स्वतंत्रता है तो गालियां दिए जा रहे हैं लोगों को भाई साहब।
क्या कर रहे हैं, गाली दे जा रहे हैं, संघ बना लिया, क्या बना लिया, संघ, आतंकवादी संगठन बना लिया भाई साहब, ऐसा काम कर लिया तो दोषी हो गए आप, क्या कर लिया आपने, दोषी हो गए। अब आदि रूप से घूमने फिरने का अधिकार है, टोल टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं, टोल टैक्स मार दे रहा है तो ये वो ठीक है। फिर अस्थायी और स्थायी रूप से बस जाने का अधिकार, कहां पर अस्थायी रूप से दुखे हैं तो होटल वालों को दे लपड़ नहीं जाए, जहाँ पैसे नहीं देंगे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, किसी का घर कब्जा कर लिया भाई साहब आपने, ये आपको स्वतंत्रता दे रही है, इसका फायदा उठा रहे हो, ठीक है, संपत्ति अर्जन कर ली जबरन किसी की। फिर बिना डॉक्टर बने आप सुई लगा रहे हैं, बोले तुम्हारे ना नॉलेज है, मैंने तो सब आया, कटा लगानी कटे नहीं लगानी, ऐसे कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं कर सकते हो। तो आपने क्या कर लिया, कुछ दोष कर दिया है, कुछ आपने विधि के विरुद्ध चले गए हैं, तो विधि के विरुद्ध चले गए हैं, आपने दोष सिद्ध कर दिया है, ठीक है। तो दोष सिद्धि के संबंध में आपके पास में क्या अधिकार है भाई साहब, दोष सिद्धि के संबंध में आपके, या तो आपके ऊपर वास्तविकता में आपने अगर कोई जुर्म किया है, एक तो ये क्या हो जाएगा, और आपने जुर्म नहीं किया है फिर भी आपके ऊपर कोई आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उस आरोप के संबंध में आपके पास में क्या क्या अधिकार है भाई साहब, ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या है कि कोई भी पूर्वपद कानून प्रभावी नहीं होगा भाई साहब, क्या नहीं होगा, कोई भी पूर्वपद कानून प्रभावी नहीं होगा। मैंने आपको आर्टिकल 14 बताया था, उसमें बनाया था विधि की समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण के बारे में बताया गया था। मैंने आपको उसमें एक पॉइंट ये भी बताया था कि जब तक आप किसी भी जुर्म को नहीं कर लेते हैं तो उस जुर्म की आप सजा भुगत ही नहीं सकते हैं। जब तक आप कोई जुर्म नहीं करेंगे, जब तक आप किसी विधि की अनुपालना नहीं करेंगे, विधि का क्या नहीं करेंगे, विधि का उल्लंघन नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी भाई साहब। तो किसी भी व्यक्ति को तभी सजा दी जा सकती है जब उसने किसी विधि का क्या किया है, क्या किया गया, अनुपालना किया या विधि का उल्लंघन किया है भाई साहब, तो ही आपको सजा दी जाएगी। किसी कानून का उल्लंघन करने पे ही सजा दी जाएगी, अन्यथा नहीं दी जाएगी। और मान लो आपने कोई उल्लंघन कर दिया है, मान लो कोई आपने ऐसा क्राइम कर दिया है जिसके लिए कोई कानून ही नहीं, तो फिर वो क्या नहीं कहलाएगा, क्राइम नहीं कहलाएगा। जब तक आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं तब तक कोई सा भी आपके द्वारा कृत्य किया गया है तो वो कृत्य नहीं कहलाएगा, दुष्कृत्य नहीं कहलाएगा, ये बात ध्यान रख लेना आप। तो यही बता देता है। दूसरी बात, अगर आपने कुछ कांड कर दिया है, मान लो आपने कुछ कांड कर दिया है और कुछ भयंकर ही कांड कर दिया है, जैसे आपको बताता हूं कि निर्भया केस 2011 था, उसमें कुछ लोग सम्मिलित थे, उसमें एक नाबालिग व्यक्ति भी था। अब उस नाबालिग व्यक्ति के क्या है कि नाबालिग व्यक्ति के संबंध में उस समय ये थे अधिकार कि 18 साल से अगर ज्यादा का कोई व्यक्ति है और वो क्या करता है, रेप जैसी घिनौनी हरकत करता है, तो क्या करेगा, उसको तो मृत्युदंड, मतलब बाद में कुछ भी प्रावधान होंगे, वो सजा का प्रावधान है या मृत्युदंड का जो भी प्रावधान है, ठीक है। लेकिन 18 साल से कम व्यक्ति का जो है, व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कृत्य करता है तो उसके लिए मतलब कुछ बहुत ज्यादा कठोर सजा का प्रावधान नहीं किया गया था। और उसमें एक व्यक्ति था, कम साल का था, 18 से कम साल का था, तो क्या था भाई साहब, वो बच गया। कैसे बच गया वो, कि कोई भी पूर्व पद कानून प्रभावी नहीं रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति ने अगर कोई जुर्म किया है और उस जुर्म के समय, उस जुर्म के लिए जो सजा है, उस सजा के हिसाब से ही सजा दी जाएगी। जैसे मान लो कोई एक्स व्यक्ति है, उसने किसी की हत्या कर दी, ठीक है, उसने हत्या कर दी, तो हत्या के समय मान लो कि उम्र कैद की सजा है, उम्र कैद की सजा है। अब उम्र कैद की सजा है, लेकिन सरकार सर ये कि नहीं यार, इसको उम्र कैद नहीं, इसको फांसी दिलवा, क्या करवा दो, फांसी दिलवा दो। तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि इसके फांसी दिलवा दो, ऐसा नहीं। इस समय जो कानून था, आज की तारीख में जो आपने कांड किया है, जो भी आपने जुर्म किया है, उस जुर्म के समय जो कानून है, उस कानून के हिसाब से ही सजा दी जाएगी, ना ही उसके पहले वाले के हिसाब से, ना ही उसके बाद वाले के हिसाब से। मान लो 50 साल पहले कोई और कानून था उसके संबंध में, नहीं, अभी जो वर्तमान में कानून है उस कानून के संबंध में ही सजा दी जाएगी, ना तो उसके पहले वाले के संबंध में, ना ही उसके बाद वाले के संबंध में सजा दी जाएगी। लेकिन इसमें लाभकारी परिवर्तन उठा सकता है व्यक्ति। जैसे मान लो कोई एक्स व्यक्ति है और उस एक्स व्यक्ति ने कुछ कांड किया और उसके लिए 10 साल की सजा है, लेकिन सरकार को बाद में लगा ऐसे के लिए नहीं, ये इतना बड़ा कृत्य नहीं है या इतना बड़ा जुर्म नहीं है कि लिए इसके लिए 10 साल की सजा दी जाए। तो जब इसने कांड किया था उस समय 10 साल की सजा थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, उसकी सजा 7 साल की कर दी गई या 5 साल की कर दी गई, और इसने 4 साल की सजा पा ली है। तो ये क्या कर सकता है, कोर्ट में अर्जी लगा सकता है कि सरकार क्या करो, कि सरकार ने 5 साल की सजा कर दी है, आपने मेरे को 10 साल की सजा दी है और मेरी भी सजा क्या कर दो, 5 साल की कर दी जाए। तो अगर आपका आचरण अच्छा होगा तो जज साहब होंगे, तो जज साहब आपकी सजा को कम कर सकते हैं। मतलब लाभकारी परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखना। कोई भी पूर्वपद कानून प्रभावी नहीं रहेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अगला क्या बोलता है, एक जुर्म के लिए अगर आपने किसी भी विधि का उल्लंघन किया है और उस विधि के संबंध में केवल आपको एक बार सजा दी जाएगी,
मान लो किसी दरोगा साहब से आपकी क्या है बनती नहीं और क्या कर रहा है, वो चाह रहा है कि आपको लंबा फंसाए और आप फंस भी गए। क्या कर लिया आपने, फंस भी गए। आपने 2-3 महीने क्या कर लिया है, सजा भी पा ली, सजा कर ली, जेल जाके ना वो वापिस आ गए। ठीक है, तो जेल जाके वापिस आ गए हैं। अब क्या बोल रहा है दरोगा साहब, आपको दरोगा साहब दिख गए या फिर कोई पुलिस वाला आपको दिख गया कि नहीं यार इसने तो उस समय क्या किया था, कांड किया था, इसको वापस पकड़ लो, वापस जेल में डलवा देते हैं। तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब। एक बार अगर आपने सजा काट ली है तो एक बार जुर्म के लिए केवल एक बार ही सजा, एक जुर्म के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी, 2 बार सजा नहीं दी जाएगी आपको। क्या निकल गया 6 महीने में निकल गया आपको, तो 6 महीने बाद वापस पकड़ गया, इधर आ रहा, इधर 2 लपड़, वापस जा अंदर जेल में जा, वहीं जगह यहाँ पे नहीं लेने लायक है। तो ऐसा नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होगा भाई साहब। तो क्या होगा, एक जुर्म के लिए केवल एक ही बार सजा दी जाएगी भाई साहब। दोहरी क्षति से भी उन्मुक्ति दी गई है। दोहरी क्षति से उन्मुक्ति क्या हो गई, दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को एक जुर्म के लिए 2-2 सजा नहीं दे सकते, एक जुर्म के लिए 2-2 सजा नहीं दी जा सकती है। लेकिन इसमें आप ये बात ध्यान रखना कि विभागीय मामलों में क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई एक IAS ऑफिसर है और IAS ऑफिसर क्या कर देता है, किसी की हत्या कर देता है, तो उस हत्या के संबंध में उसको फांसी की सजा, या फिर आप मान लेते हैं कि उसको क्या किया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी, और एक और मान लो कि या फिर उम्र कैद की सजा दी जाती है, दोनों में से एक कोई सजा दी जाती है। तो उस IAS ऑफिसर ने क्या की है कि किसी की हत्या कर दी है भाई साहब, तो उसको फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा भी देंगे और उसके अलावा उसको नौकरी से भी निकाल देंगे। तो जो नौकरी से निकालना है, ये नौकरी से जो निकालना है भाई साहब, ये नौकरी से निकालना, ये विभागीय प्रक्रिया, ये विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है, और ये जो सजा देना है ये वैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। तो ये एक व्यक्ति को दोहरी सजा तो दे रहे हैं, लेकिन एक विभागीय सजा है और एक कानूनी सजा है। तो ये दोहरी सजा दे सकते हैं विभागीय मामलों में, लेकिन दोहरी सजा का ऐसे कोई प्रावधान नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। अगला है, स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। पुलिस ना पकड़ा दे, भौसा मार रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं आपको, लपक लपक कर सूत रहे हैं, अच्छा कि ले नहीं जुर्म कबूल कर, फालतू में जुर्म कबूल करवा रहे हैं साहब। ठीक है, जज साहब के सामने जाके बोल दो वाह बहुत मारा है साहब, इधर मारा उधर मारा, बहुत मारा पुलिस वालों ने, तो फिर जज साहब बोल देंगे कि इनको जो रिमांड दिया गया है वो रिमांड वापस लेता है और पुलिस वालों के खिलाफ क्या किया जाती है, कार्रवाई की जाएगी। तो किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए नहीं किया नहीं जा सकता है, बाध्य नहीं किया जा सकता है, और स्वयं की गवाही मतलब बहुत सारे समय जज मानते भी नहीं है। ठीक है, तो स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है आपको किसी के भी द्वारा। ठीक है, चल आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा मामला। ठीक है, अगला चलते हैं, प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता, तो इतनी सारी स्वतंत्रता आप मानोगे नहीं कि ये सारे पूरे फंडामेंटल राइट पढ़ लें। उस पूरे फंडामेंटल राइट में अगर जो भी अगर आपका कुछ बच गया है तो वो सारे जो आपका हटा के डाल दो प्राण एवं देह की स्वतंत्रता में। क्या कर सकते हो इस फंडामेंटल राइट में, अगर अपने आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स को, इन फंडामेंटल राइट में अगर कुछ भी बच जाए तो उसको लाके कहां डाल दो, 21 में कहां डाल दो, 21 में। सोने की स्वतंत्रता, घूमने फिरने का, बहुत सारी स्वतंत्रता है, पढ़ते हैं इसको। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता बोलता है आपके प्राण और आपके देह की स्वतंत्रता, मतलब आपको कोई भी आके निपटा नहीं सकता भाई साहब, आपका कोई भी आके क्या नहीं कर सकता, मार नहीं सकता, आपको देह के कहीं पे भी कैद नहीं कर सकता। आपके घर वाले भी, आपके मम्मी पापा भी, आपके बाबू सोना के चक्कर में अगर आप पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं कि कमरे में बंद कर दे, तो उन्होंने क्या कर दिया, आपके देह को कैप्चर कर दिया भाई साहब उन्होंने। तो आपके देह को कैप्चर करने का अधिकार भी नहीं है, आपके देह को बंद करने का भी अधिकार उनके पास में नहीं है। तो देह का मतलब आपकी बॉडी की स्वतंत्रता है, आपके प्राण की स्वतंत्रता है, यानी आपकी कोई जान नहीं ले सकता है। ठीक है, कब नहीं ले सकता है, किसी भी व्यक्ति को विधि की प्रक्रिया के विरुद्ध, विधि की प्रक्रिया के अलावा, मतलब कोई अगर कोई विधि है, कोई कानून बना हुआ है, उस कानून के तहत आपके प्राण ले रहे हैं या फिर आपके देह को क्या कर रहे हैं, जैसे आपने कोई हत्या करी तो आपको उम्र कैद की सजा दी थी, लेकिन आपने चोरी चकारी करी, आपने रेप करा, कुछ भी करा, तो आपको क्या दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा। तो जेल में डाल दिया तो क्या कर लिया, आपकी देह की स्वतंत्रता समाप्त कर दी, और आपको फांसी पे चला दिया तो आपके प्राण की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। तो वो किस आधार पर की जाएगी, विधि का उल्लंघन किया है। अगर आपने किसी भी प्रकार की विधि का उल्लंघन किया है भाई साहब, तो ही आपको क्या किया जाएगा, आपको आपके देह एवं प्राण की स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। अन्यथा आपको प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में आपको प्राण एवं देह की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी सारी स्वतंत्रता है। ठीक है, विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता। देखो भाई साहब, आपके पास में मैंने बोला था कि भारत के अंदर अगर आप क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे हैं, संचरण कर रहे हैं, आप एक जगह से आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो वो आपके पास में जो स्वतंत्रता है वो आपको मिल जाएगी। कहां पे मिल जाएगी, आर्टिकल आपके
19 में मिल जाएगी। 19 में भारत के अंदर घूमने फिरने की स्वतंत्रता, लेकिन अब अगर आप विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो विदेश यात्रा से भारत से जा रहे हैं और वापस भारत में आ रहे हैं, मान लो पता चला कि आप विदेश यात्रा करने गए और सरकार ने बोला कि उधर ही ले जा, अब मत आ, तो नहीं, आपको विदेश यात्रा में जाने का और वापस वहां से लौट कर आने का अधिकार भी कहां दिया गया, आर्टिकल 21 में दिया गया है। राइट टू प्राइवेसी दिया गया भाई साहब, आपको निजता का अधिकार दे रखा है, ठीक है, आपकी निजता को कोई उल्लंघन नहीं कर सकता, आपके बारे में कुछ छाप नहीं सकता। अगर आप कोई एक सार्वजनिक व्यक्ति नहीं है तो आपकी निजता आपके पास में रखी जाएगी, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है साहब आपके पास में। फिर क्या है, नींद लेने का अधिकार साहब, घर वाले मारे ना कभी कि सूर्या कब से सूर्या दे भम, तो आप बोल देना कि नींद लेने का अधिकार है, भारत सरकार हमको अधिकार देती, भारत का संविधान आर्टिकल 21 हमको अधिकार देता है सोने का अधिकार, शयन करने का अधिकार, सोने का अधिकार भी आपको देता है। अकेले में रहने का अधिकार है, बाबू सोना से लड़ाई हो गई है, बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो क्या कर देंगे, अकेले रहेंगे, रहना नहीं चाहिए ऐसा, तो अकेले रहने का भी अधिकार दिया रखा है आपको, मतलब एकांतवास में रहने का अधिकार दिया हुआ है आपको, एकांतवास में रहने का अधिकार दिया है। स्वच्छ वातावरण का अधिकार, क्या का अधिकार है, स्वच्छ वातावरण, ठीक है। क्या हो रहा है, बहुत सारा औद्योगिक उद्योग लग गए हैं, वहां से अलग अलग गैसेस आ रही है, आपके स्वास्थ्य को खराब कर रही है, तो उसके विरुद्ध भी आपके पास में अधिकार है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति कोई संस्था अगर बंद बुलाती है, सार्वजनिक बंद बुलाती है, तो सार्वजनिक बंद के विरुद्ध भी आपके पास में अधिकार है कि इस सार्वजनिक बंद में आप हिस्सा नहीं ले, लेकिन ठीक है जो भी चलता है वो चलने दें। सार्वजनिक रूप से आपको फांसी देने के विरुद्ध अधिकार है। कोई भी सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से, मतलब मान पहले होता था ना कि चौराहे पे ले जाके टांग देंगे, फांसी वहीं दे देंगे, ऐसा नहीं होता, राजा महाराजों के काल में होता था, ठीक है, तो ऐसा नहीं किया जा सकता है कि सार्वजनिक रूप से फांसी दे दे आपको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उचित इलाज पाने का अधिकार, भाई साहब आपने देखा होगा आयुष्मान भारत योजना चल रही है भारत सरकार की, तो वो आयुष्मान भारत योजना के आधार पर चल रही है। उचित इलाज पाने का अधिकार, आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो अगर आप बिल्कुल गरीब है तो वहां पे 5 रुपए की स्लिप कटती है, अगर आप ये नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, तो वहां पे क्या है, उचित इलाज पाने का अधिकार है। आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं चल रही है जिसमें आपको क्या कर सकते हैं, 5 लाख तक की फ्री चिकित्सा सुविधा ले सकते हैं, ठीक है। चल उसके बाद में निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। क्या निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, देर से सुनवाई होने के संबंध में अधिकार है, मतलब अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है या आपने किसी के ऊपर केस कर रखा है तो उसमें कोई किसी के पक्ष में या विपक्ष में ना जाके निष्पक्ष रूप से सरकार क्या करे, जज सुनवाई करे, उसके संबंध में भी आपको पास होना अधिकार है। चैन से नींद लेने का अधिकार है, हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार है, कैदी की जीवन, अगर आप कोई कैदी हैं, अगर आप जेल में हैं तो जेल के अंदर भी आपके जीवन का ध्यान रखा जाएगा, इसका भी आपको अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार से बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे अधिकार जो कहां पे आके सम्मिलित हो जाते हैं, आपके आर्टिकल 21 में आके क्या हो जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। इसी का 21 का क भी है भाई साहब। 21 का क क्या बोलता है, 21 का क यह बोलता है 86वां संविधान संशोधन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में किया गया, और इसी 86 कॉन्स्टिट्यूशन 2002 के तहत क्या जोड़ा गया, क्या जोड़ दिया गया, आपको शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया, राइट टू एजुकेशन जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया गया आपके साथ। तो किस प्रकार का शिक्षा, किसी भी व्यक्ति को फिर उसके बाद में भारत सरकार ने चलाया सर्व शिक्षा अभियान भी चलाया था 2002। तो इसमें ये क्या बोला गया कि 6 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने सोने मुन्ने टुन्ने मुन्ने जो हैं, अगर वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणों की वजह से, तो सरकार उनको शिक्षा प्राप्त करवाएगी। क्या बोल दिया गया, 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा, मतलब राज्य ने क्या, सरकार का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करे। हालांकि ये जो शिक्षा संबंधी अधिकार है ये डीपीएसपी में भी दिया गया है, मौलिक कर्तव्यों में भी दिया गया है, इसकी ओर आगे अपने बात करेंगे, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2002 में हुई थी, लेकिन जो आपका राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन जो एकता आया वो 2009 में आया, ये बात ध्यान रखना। 2002 में आपका सर्व शिक्षा अभियान आ गया था, लेकिन जो आरटीई एक्ट है, एक है आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, वो 2005 में आया दोस्तों। और ये जो 2009 वाला जो देख रहे हो आप, ये आरटीई है, राइट टू एजुकेशन वाला आपका कानून है दोस्तों, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आर्टिकल 22 क्या बोलता है, आर्टिकल 22 बोलता है आपको गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध संरक्षण। देखो गिरफ्तारी 2 तरह से हो सकती है, या आपने यहाँ पे दोष कुछ कांड कर दिया, कांड के बाद में आपके प्राण और देह की स्वतंत्रता देख ली हमने, अब कुछ आपने इस दोष के बाद में आपको गिरफ्तार किया जाएगा। तो देखो 2 तरीके से गिरफ्तारी होती है, एक तो अगर आप प्री क्राइम होगी और एक पोस्ट क्राइम होगी, यानी कि कुछ जुर्म करने से पहले भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कुछ जुर्म करने से बाद में भी गिरफ्तार किया जाता है। तो इसमें एक पहले अपने देख लेते हैं कि
आपने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म के करने के बाद में कौन सा आपको क्या क्या आपके पास में अधिकार प्राप्त होते हैं। गिरफ्तारी के बाद में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध से संरक्षण की बात कही गई है। जब भी आप कुछ क्राइम करते हैं और क्राइम करने के बाद में आपके पास में क्या क्या अधिकार है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपने कोई क्राइम किया है, पहली बात, अगर आपने कोई क्राइम किया है और आपको पुलिस वाले पकड़ने आए तो चुपचाप चले जाओ उनके साथ में, ठीक है। उनको ये मत बोलो कि लाओ वारंट दिखाओ भाई साहब, लाओ वारंट दिखाओ साहब, वारंट दिखाओ, 2 चांटे में वारंट दिखा देगा साहब। अगर कुछ क्राइम किया है आपने तो आपको वारंट मानने का अधिकार तो क्या होता है कि आपको पता ही है कि गिरफ्तार करने क्यों है। लेकिन अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है, अगर आपने कोई क्राइम नहीं किया है और पुलिस दस्तक देती है टक 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 टक, फिर आप पुलिस आपके सामने खड़ी हुई रहती है तो आपको बोलती है चलिए आपको गिरफ्तार करते हैं, तो भैया आप पूछो ना किस जुर्म में किया करते हैं गिरफ्तार, मैंने क्या किया ऐसा जो मेरे को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो आपको पूछने का अधिकार है। जो भी ऑफिसर आपको गिरफ्तार करने आता है तो उससे आप पूछ सकते हो कि किस कारण से मुझे गिरफ्तार कर रही है, लाइए वारंट दिखाइए मुझे, किस कारण से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। तो वो क्या कर सकते हैं आप, गिरफ्तारी के कारण या उसका वारंट दिखाने का अधिकार हो सकता है, आपको ये अधिकार आपको दिया है भारतीय, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको किसी व्यक्ति ने गिरफ्तार कर लिया है, अगर किसी पुलिस वाले नॉर्मली पुलिस ही देखते हैं कि पुलिस ही गिरफ्तार करने आती है अपने, तो मानते हैं हमने पुलिस गिरफ्तार कर लिया है, तो पुलिस गिरफ्तार करने के बाद पुलिस हिरासत के बाद में आपको 24 घंटे के अंदर जो संबंधित न्यायालय होगा उस न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत किया जाएगा, यानी जिला जज के सामने आपको प्रस्तुत किया जाएगा, जज के सामने आपको क्या किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा। 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार है। अगर नहीं करते हैं भाई साहब, अगर आपको नहीं करते हैं तो आप आसपास बोलो, आपके जो जान पहचान वाले हैं उनको बोलो कि साहब यहाँ तो पटक्का मार रहे हैं, फालतू में मेरे को मार रहे हैं, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, फालतू में मेरे को 24 घंटे से जेल में रख रखा है, फिर 24 घंटे से थाने में रख रखा है। तो अगर ऐसा होता है आपके विरुद्ध तो आप जाके किसी के भी थ्रू न्यायालय में जा सकते हैं और आपको वहां से छुड़ाया जा सकता है। लेकिन 24 घंटे में आपको यह बात ध्यान रखना है कि यातायात का समय को ध्यान में रखना पड़ेगा। पता चला आपने दिल्ली में कांड किया और आप तिरुवनंतपुरम में मिल रहे हैं, गुवाहाटी में मिल रहे हैं, तो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने में आपको 24 घंटे 48 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। केरल में है, पता है आपने गुवाहाटी में कांड किया है, मध्य प्रदेश में है और गुवाहाटी में, असम में, नागालैंड में कांड करके आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि यातायात का समय लगेगा भाई साहब। काय का समय लगेगा? यातायात का। तो ये यातायात के समय को, इस यातायात के समय को काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे पुलिस वाला आपके घर पे आया, टक टक किया, आपको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद में थाने में ले गए। जैसे ही थाने में ले गए तो 24 घंटे का टाइम पीरियड चालू हो गया। अब थाने में ले जाने के बाद में 24 घंटे के समक्ष आपको थाने क्या करना पड़ेगा, जो भी संबंधित थाने के जो अधिकारी हैं उनको आपको जज के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। उसके बाद में आप जो पुलिस वगैरह रहती है वो पुलिस उनसे टाइम ले सकती है कि जज साहब के पास के मेरे को 7 दिन का टाइम दीजिए, 15 दिन का टाइम दीजिए, ताकि हम सबूत एकत्रित कर सकें, ऐसा हो सकता है। लेकिन यातायात के समय को काउंट नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई सार्वजनिक अवकाश आ गया भाई साहब, इसमें क्या होता है, जब किसी को जबरदस्ती गिरफ्तार करवाना होता है ना, तो ऐसे ही होता है क्या कि शुक्रवार को रात को उठवा लो, शनिवार रविवार की कोर्ट की छुट्टी है, सो कोर्ट में जाएगा ही नहीं, और कायदे सोमवार को, इतने में 3 दिन में पुलिस वाला दम दे दिया उसको और बाद में छोड़ भी देते हैं, ऐसा भी होता है। तो क्या होता है कि क्या होगा आपका कि या तो सार्वजनिक अवकाश नहीं आना चाहिए और यातायात के समय और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर क्या करना है, आपको 24 घंटे के भीतर न्यायालय के समक्ष आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। फिर अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है भाई साहब। आपको क्या हो जाएगा कि आप चाहें उस वकील को चुन सकते हैं साहब, आपकी हैसियत के हिसाब से जो आप चाहें, जिस वकील को चुनना चाहें उस वकील को चुन सकते हैं। सरकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, वकील के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है कि क्या नहीं कर सकते हैं, आप इनका केस नहीं लड़ेंगे साहब। देख लें निर्भया कांड वाले केस में देख लेंगे आप कि निर्भया का भी ऐसा जो बिल्कुल घिनौना कांड हुआ था, उसमें भी वकील साहब चाहते तो नहीं कर सकते थे, कोई भी भारत का वकील चाहता तो क्या कर सकता था, उसका केस नहीं लड़ सकता था, लेकिन लड़ा उन्होंने केस। तो ना वकील के ऊपर कोई प्रेशर रहता है कि आप इसका केस ना लड़े, ना जो मुजरिम होता है उसके ऊपर भी ऐसा कोई प्रेशर नहीं रहता है कि क्या आप किसी भी वकील को नहीं या चुनेंगे या नहीं चुनेंगे। तो अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है साहब। आपको क्या चुनने का अधिकार है? अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार है। लेकिन कोई वकालत ही नहीं कर रहा है, अब क्या करेंगे साहब? निर्भया कांड में हो सकता था कि वकालत ना करे आपको। आपने ओ माय गॉड पिक्चर देखी होगी जो आपकी परेश रावल जी की है, उसमें क्या होता है, वो भगवान के ऊपर ही केस कर देता है। अब भगवान के ऊपर केस कर रहा है तो कोई भी उसका केस लड़ने के लिए तैयार ही नहीं,
क्या है, उसका कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, अब कोई केस लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप, स्वयं कर सकते हैं, स्वयं क्या कर सकते हैं आप, केस लड़ सकते हैं। हालांकि केस लड़ने के लिए आपको थोड़ी बहुत वहां की प्रैक्टिस होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो क्या कर सकते हैं, जज साहब आपको बोल सकते हैं कि कोई भी वकील नहीं मिल रहा है, हम उपलब्ध करवाएं। अगर वो उपलब्ध करवाते हैं तो ठीक है, जो उपलब्ध है वो भी नहीं लड़ रहा है तो क्या कर सकते हैं, स्वयं, अब स्वयं क्या कर सकते हैं, वकालत करने का आपको अधिकार दे रखा है, ये आपको अधिकार दिया हूं। ठीक है, ये इसमें 2 पॉइंट है। आप गिरफ्तारी के पहले का मैंने आपको समझा दिया है, गिरफ्तारी के बाद का आपको समझा दिया है, गिरफ्तारी का पहले का जो होगा वो अपने अगले वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए अपने ने आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 के अधिकार को देखने की कोशिश करी है। आर्टिकल 19 में बोला है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने 6 प्रकार के अधिकार बताए आपको, बोलने का अधिकार, सभा सम्मेलन करने का अधिकार, फिर संघ बनाने का अधिकार, फिर घूमने फिरने का अधिकार, स्थायी अस्थायी रूप से, स्थायी या अस्थायी रूप से क्या करने का, बस जाने का अधिकार, संपत्ति अर्जन करने का अधिकार, फिर उसके बाद में आपको क्या करना का, व्यवसाय या वृत्ति करने का अधिकार। आर्टिकल 20 में देखा दोष सिद्धि के संबंध में अधिकार देखे, दोष सिद्धि के संबंध में आपने क्या देखा, कोई भी पूर्ववत प्रभाव कानून प्रभावी नहीं रहेगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखा, एक जुर्म के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी, फिर स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता में देखा कि विधि के विरुद्ध ही आप विधि के साथ ही आपके प्राण या देह की स्वतंत्रता को रोका जा सकता है, अन्यथा नहीं रोका जा सकता है। इसी का 21A देखा आपने 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 जिसके आधार शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, और 22वां आपका अनुच्छेद देखा जिसके अंतर्गत गिरफ्तारी एवं निवारक निरोध कानून से संबंधित अधिकार को देखा। ठीक है, आई होप ये आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत लोकल लैंग्वेज में मैंने आपको बताड़वा की कोशिश की, मतलब इतनी बिल्कुल गांव वाली बताड़वा में कोशिश करी थकाने में। ठीक है, अगर थकाने समझ में आयो तो हमारी वीडियो ना था लाइक कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब तो करो ही नहीं था यार, सब्सक्राइब तो करिया करो कम से कम। ठीक है, ताकि मोटिवेशन मिले, मने मतलब अंदर से आनी चाहिए भावना हमारे यहाँ के मैं थका लिया और अच्छी वीडियो बनाऊंगा, या हमारा दोस्त और जो अच्छी वीडियो बनाए, हमारा थका सर जो है भी अच्छी वीडियो बनाए, तो ऐसी भी कोशिश करिया करो था, लाइक तो करिया करो, वहीं के अलावा सब्सक्राइब करिया करो। ठीक है, और शेयर करिया करो यार, था एक दूसरा ने भेजा तो करो, कम से कम वीडियो देख लो ना, अपना पास ही थोड़ी ना पड़ो, दूसरा ने भी भेजा करो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।